और हमारे साथ इस वक्त दो डॉक्टर्स सीधे जुड़े हुए, डॉक्टर नमन बंसल चेयरमैन है बंसल हॉस्पिटल के दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता हैं सीएमडी फ्लेक्स हेल्थ केयर दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर नमन बंसल, आपका रुख मैं करूंगी। राहत की बात ये डॉक्टर बंसल नजर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े घटते जा रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद डॉक्टर इस बात की लगाएं कि जो कोरोना की पीक थी वो हमने पार कर ली है और उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी डेफिनेटली, अगर हम पिछले 4-5 दिन के स्टैटिस्टिक्स देखें तो पूरा भारत ही पीक पार कर चुका है। आगे आने वाले 10 से 12 दिन में ये कोविड के केसेस काफी कम हो जाएंगे। अभी भी अस्पतालों में बेड मिलने लगे हैं, हमारे अस्पताल में भी वार्ड में बेड्स काफी अवेलेबल है। हाँ, आईसीयू के बेड की अभी भी दिक्कत हो रही है, बट आने वाले समय में जिस हिसाब से केसेस कम हो रहे हैं तो बेड्स भी फ्रीली मिलेंगे, ऑक्सीजन भी फ्रीली मिलेगा। ऑक्सीजन कंजम्पशन भी अगर हम देखें पूरी स्टेट की डे बाय डे कम होती जा रही है, तो ये सब अच्छे लक्षण है कि आने वाले टाइम में काफी बेटर होने वाली है स्थिति। जी, डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, कोरोना की दूसरी लहर अभी थमती हुई, थोड़ी रुकती हुई नजर ही आ रही है कि ब्लैक फंगस के भी मामले देश के कई राज्यों से सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों से हम देख रहे हैं डॉक्टर की ब्लैक फंगस के मामले मरीजों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। ऐसे में इसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो खास करके ऐसे पेशेंट डायबिटिक हैं, जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कैंसर पेशेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल स्टे रहा है, जिनका आईवी इंजेक्शन ज्यादा चले हैं, ऑक्सीजन ज्यादातर लगी रही है, तो ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड होती है, इम्यूनिटी बैरियर अच्छा नहीं होता है, उनमें ब्लैक फंगस होता है। उसको हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। मेरे हॉस्पिटल में भी अभी 2 केस मिले हैं 2 दिन पहले, दोनों पोस्ट कोविड पेशेंट थे, रिकवरी फेज में थे। तो नॉर्मली जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है, फंगस होता है, सॉइल में या वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इनमें मिलता है, सड़े गले पदार्थों में मिलता है। और नॉर्मली जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको इन्फेक्ट नहीं करता, उनका बैरियर बड़ा अच्छा होता है। बट जैसा मैंने बताया, जो कोमॉर्बिड पेशेंट होते हैं उनके नाक के थ्रू, आंखों में या मुंह के थ्रू पेट में, छाती में जा सकता है और डिफरेंट तरह के सिम्टम्स पैदा कर सकता है। अगर ये स्किन में होता है तो वहाँ पे अल्सर होना, रैशेस होना, अगर ये नाक में जाता है तो नेजल डिस्चार्ज होना, स्टफीनेस होना, कोल्ड होना, साइनोसाइटिस होना, अगर गले के थ्रू छाती में जाता है तो वहाँ पे चेस्ट पेन, हाई ग्रेड फीवर होना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, अगर पेट में या हाथ में जाता है तो वहाँ पे लूज मोशन, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स पैदा करता है। तो इसकी डायग्नोसिस जो है हम लोग एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी या एंडोस्कोपी करके साइनस की उसके जो स्टेन करते हैं, कंफर्म करते हैं, उसके बाद करते हैं। और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है मैं बताना चाहूँगा बहुत हाई है, 50% मृत्यु दर है इसकी। और बहुत सारे पेशेंट का न्यूक्लिएशन मतलब आंख निकालनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है, और ट्रीटमेंट भी एम्फोटेरेसिन भी है और पोस्कोनाजोल है। दोनों दवाइयां तीनों हैं, दोनों दवाइयां बड़े लंबे समय तक देनी पड़ती है। इंजेक्टेबल या ऑटोमेटिकेशन चल दे सकते हैं इसको, बट ये कई हफ्ते तक दवाइयां देनी पड़ती है। तो इसलिए कृपया करके जब भी हम लोग डिस्चार्ज होते हैं पोस्ट कोविड में, तो ध्यान रखें कि हम इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उनसे बचे रहें, कि बाहर ना जाएं, पार्क में ना जाएं, जो पॉलन ग्रेन से पेड़ पौधे हैं इनसे बचे रहें, मिट्टी में ना बैठें, धूल मिट्टी से बचे रहें। तो ये सब ध्यान रखना है। साथ में अगर किसी की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, डायबिटीज का बहुत ध्यान रखें, शुगर कंट्रोल का, साथ में कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है उसका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने बताया उसको कंटिन्यू करें। डाइट का ध्यान रखें, अच्छी नींद लें। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं जैसे मैंने बताए थे, तो लक्षण आते हैं, तुरंत अर्ली अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाना है या चेस्ट फिजिशियन को दिखाना है, फिजिशियन को दिखाना है, सो दैट आपकी अर्ली डायग्नोसिस बनाई जा सके। और अर्ली और बड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है हमें, जिससे आपकी जान बचाई जा सके। बिल्कुल सर, और चिकित्सा जगत के लिए भी ये चुनौतियां नई है। अगर जिस तरह से हम कोरोना के नए म्यूटेंट की बात करें, डॉक्टर नमन बंसल कहते हैं कि कोई भी वायरस वक्त के साथ कमजोर पड़ता है, और शायद यही उम्मीद हम सब लगा भी रहे हैं कि कोरोना जितना ताकतवर नजर आ रहा था, जिस तरह से युवाओं को चपेट में ले रहा था और लगातार लोगों की मौतों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, ऐसे में अब शायद वायरस थोड़ा कमजोर पड़े, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि मरीजों में ऑक्सीजन की जो जरूरत है वैसे मामले कम आ रहे हैं, मरीजों की धीरे धीरे उम्मीद यह है कि मौतों की जो तादाद है वो कम हो जाए और ये वायरस कमजोर पड़ जाए। और खास करके अगर वैक्सीनेशन तेजी के साथ इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे तो कोरोना को हम जल्द ही मात देने में कामयाब होंगे। देखिए, कोरोना वायरस पहले दिन से ही बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल वायरस रहा है। हमने जो आंकड़े लगाए हैं, जो एस्टिमेट करे हैं, हमारे स्टेप बाय स्टेप हर बारी गलत हुए हैं। इस बारी जो हमने वेव देखी है उसमें मैं मानूंगा कि हर किसी ने अपने परिवार में से किसी को खोया है। जो वायरस जिस हिसाब से चल रहा है पिछले 6 महीने में, 1 साल में, और ज्यादा खतरनाक हुआ है, ये कम खतरनाक नहीं हुआ है। दूसरा, अब ये यंगर लोगों को और चपेट में ले रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि और यंग लोग यानी कि बच्चे जो और एडोलेसेंट ग्रुप है उनमें ये इफेक्ट ना करने लगे।
इसका एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। हमें वैक्सीन हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचानी है, घर घर में पहुंचानी है। नहीं तो आने वाला समय जो अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीसरा वेव आएगा, वो और भी खतरनाक हो सकता है। तो यंगर लोगों को और सेफ रहना है, क्योंकि मेजॉरिटी अडल्ट्स में, बड़े लोगों में हो भी चुका है। पिछली वेव लाइट थी, बट अब ये और यंगर लोगों को इफेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो थर्ड वेव आ सकती है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले सकती है। बच्चों के लिए देखिए अभी देश में वैक्सीन नहीं है, अभी इस पर काम ही चल रहा है अगर विदेशों की बात करें। ऐसे में अगर जो युवा है, जो वयस्क है, वो वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या इससे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि अल्टीमेटली बाहर तो वयस्क लोग ही जाते हैं। श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें अगर हार्ड इम्यूनिटी चाहिए तो कम से कम 80% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा। और वैसे ही पता है, जो लास्ट ईयर जो लोग इन्फेक्ट हुए उनकी इम्यूनिटी वीक ऑफ हो चुकी होगी, तो उनकी भी एंटीबॉडीज कम हो गई, तो बहुत सारे नए ससेप्टेबल हमारे इस कम्युनिटी में जुड़ते जाएंगे, तो उनको भी इम्यूनाइज करना पड़ेगा। तो ये रेगुलर इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें रैंप अप करना पड़ेगा। अगर हम सारे एडल्ट्स को, वयस्क को भी अगर इम्यूनाइज कर दें तो बच्चे अपने आप ही हार्ड इम्यूनिटी में आ जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एंटीबॉडी टाइटर कम होता जाएगा और जो लोग ससेप्टेबल होते जाएंगे। और मैं जैसे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जो वायरस है वो लहरों में आता है, तो अभी 2 लहर आ चुकी है, 3 लहर आ चुकी है, फिर चौथी लहर आ सकती है। चौथी लहर में जाते हैं जो लोग ससेप्टेबल होंगे, उसमें ऐसे कुछ लोग होंगे जो युवा या लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, वो लोग ससेप्टेबल होंगे। तीसरे होंगे बच्चे होंगे जिनको वैक्सीन बनी नहीं है। खास करके इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में अप्रूवल वैक्सीन को मिल चुका है। इसमें 525 सब्जेक्ट्स पे एक स्टडी होनी है, जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पे ट्रायल होगा। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, खाली कोवैक्सीन नहीं, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, इसके अलावा जो अभी फेज 2 फेज 3 ट्रायल जिनके एडल्ट पे चल रहे हैं, उनको भी सबको बच्चों पे ट्रायल स्टार्ट करने चाहिए जल्दी से जल्दी, सो दैट बच्चों पे अप्रूवल मिल सके और बच्चों को वैक्सीन कराया जा सके। जैसे मैं खुद बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है बच्चों के पास बहुत बड़ा वैक्सीन हम लोग कवरेज लगाते हैं, बहुत सारी वैक्सीन देते हैं, ऑलरेडी देते हैं, फ्लू शॉट्स हैं तो एवरी ईयर देते हैं। तो ऐसे ही कोरोना वैक्सीन को जितनी जल्दी हम बच्चों के लिए अप्रूव कर पाएंगे, उतनी जल्दी बच्चों का जो कैरियर है, खास करके स्कूल खोल रहे हैं, उनको एजुकेशन प्रोग्राम्स है, वो डिले हो रहे हैं इस कोविड की वजह से। तो अगर हम चाहते हैं बच्चों की ग्रोथ और करियर डिले ना हो उनका, तो बच्चों की वैक्सीन में जैसे अभी बात करें कनाडा की और यूएस की, तो उन्होंने उसको फाइजर को अप्रूवल दे दिया टीनेजर्स पे, 12 साल से ऊपर लगा सकते हैं। तो खास करके जो 12 साल से ऊपर वाले बच्चे वो जाना शुरू कर देंगे। तो हमें भी चाहिए, चाहे फाइजर हो, मॉडर्ना हो, वो जॉनसन हो या हमारी ये वैक्सीन कोविशील्ड है, को सारी वैक्सीन को बच्चों पे भी ट्रायल स्टार्ट कर दिए और ज्यादातर वैक्सीन सेफ है। बस हमें ट्रायल की जरूरत है। फेज 1 ट्रायल ऑलरेडी सबके हो चुके हैं, फेज 2 और फेज 3 को हम पैरेलल ट्रायल कंटिन्यू करवा के एक्सपेडाइट करके वैक्सीन हम बच्चों के लिए अप्रूव कर सकते हैं और बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खास करके बच्चों में भी अब कई सारे सिंड्रोम्स आ रहे हैं, सीरियस इलनेस भी हो रही है। ऐसा नहीं बच्चे बिल्कुल सेफ है, बच्चे सेफ है, मानते हैं, बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट कम है, मृत्यु दर कम है बच्चों में, बट कुछ बच्चे जो स्पेशल किड्स है, जिनको जुवेनाइल डायबिटीज है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको निमोनिया हो रखा है, जिनको डायलिसिस पे बच्चे हैं, जिसको थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कैंसर के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो हैं इनमें हाई मोर्टेलिटी होती है अगर कोविड होता है। तो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ऐसे में बहुत जरूरी है। डॉक्टर नमन बंसल, एक अच्छी बात जो हम देख सकते हैं इन सब में वो ये है कि भले ही म्यूटेंट कोई सा भी हो, भले ही कोरोना रूप अपने कितने भी बदले, लेकिन कोरोना से बचाव का जो तरीका है वो हर म्यूटेंट के मामले में एक है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीन। हाँ, देखिए, अब इश्यूज क्या आते हैं? इश्यूज ये आते हैं कि जो मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन है, लोग इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी भी अपने मास्क नहीं पहन रहे हैं, अपने हाथ नहीं साफ कर रहे हैं, दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लोग मास्क पहन के नीचे खींच लेते हैं कि सांस नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। तो ये सब बहुत खराब चीजें हैं, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करनी बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन। तो जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी, जब तक हर इंसान के पास वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, ये काफी चिंता का विषय है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वैक्सीन सब तक पहुंचे ये प्राथमिकता इस वक्त है सरकार की भी। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि वो कोवैक्सीन लें, कोविशील्ड लें या स्पुतनिक भी लें, तीनों वैक्सीन की में से कौन सा ज्यादा उनके लिए असरकारक होगा, इसको लेकर के उनके मन में सवाल है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि अभी जो भी उनको वैक्सीन मिले वो सबसे पहले वो लें, क्योंकि वैक्सीन सारे ही जो भी बनाए गए हैं वो कोरोना से बचाव करने में कारगर हैं।
श्वेता, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं फिर बताऊँगा कि एविडेंस बेसिस का आंसर दूँगा। तीनों वैक्सीन जो हैं, तीनों वैक्सीन की एफिकेसी 60% से ज़्यादा है। अगर हम कोविशील्ड की बात करते हैं तो 70% और इसका हमने डोज़ इंटरवल बढ़ा दिया तो ये भी 80% से ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कोवैक्सीन की बात करते हैं तो 80% के आस-पास ऑलरेडी इफेक्टिव है। अगर हम स्पुतनिक की बात करते हैं तो 90 प्लस इफेक्टिव है। तो तीनों की एफिकेसी 60% से ज़्यादा है। तीनों को हमें इंट्रामस्कुलर मतलब हाथ में देना पड़ता है।